बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स। इज इट विंडोज क्लियर टू यू? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। गुड। बायो एनर्जेटिक्स, बायो लाइफ, एनर्जेटिक्स एनर्जीज, कन्वर्जन्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, सेकंड लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, थर्मोडायनामिक्स, हीमोडायनामिक्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। आज हम जिक्र करेंगे क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एटीपी क्या है। आज हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी की एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स किस बेस पे काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, सो बायो एनर्जेटिक्स। लाइफ इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल दो, लाइफ चलानी है तो एनर्जी यूज करो, एनर्जी को कंज्यूम करो, एनर्जी को प्रोड्यूस करो। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इट टेक्स एनर्जी टू ऑपरेट मसल्स। आपकी जिंदगी को एनर्जी चाहिए होती है टू ऑपरेट मसल्स। एक्सट्रैक्ट करना वेस्ट को, मेक न्यू सेल्स, न्यू सेल्स मीन्स ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, एजिंग प्रोसेस तक पहुंचना। हील द वॉन्ड्स, टूटी हुई स्किन का वापस आ जाना, रप्चर स्किन का दोबारा से हील हो जाना। इवन टू थिंक, बायोएनर्जेटिक्स, a discipline within biochemistry dedicated to the study of energy flow within living systems। बायोएनर्जेटिक्स की सिंपल और आसान डेफिनेशन कि वो क्या है। बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसा डिसिप्लिन है, बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का जो कि डेडिकेट करता है आपकी स्टडी, एनर्जी फ्लो की स्टडी को विद इन लिविंग सिस्टम। आपके अपने लिविंग सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का फ्लो, एनर्जी की कन्वर्जन, इसके बारे में स्टडी करने को आप बायोएनर्जेटिक्स कहते हो। बायोएनर्जेटिक्स इज अ सब टाइप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? कौन बताएगा मुझे एनर्जी क्या है? मैम, कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क। कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क, बिल्कुल ठीक है। फिर पावर क्या है? जी जनाब। Power is the rate of change of energy. Capability to do any work is power. Capacity to perform a work is energy. ठीक है? मैम Capability, quality, कैपेसिटी टू डू वर्क। बिल्कुल एनर्जी। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Energy due to motion. जबरदस्त। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ड्यू टू पोजीशन एनर्जी। Energy due to height. एग्जैक्टली। मोमेंटम, इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए बॉडी को एनर्जी यूज करनी होती है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूज करता है बॉडी, और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी रखे की एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ वर्क, एनर्जी ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल हीट एंड लाइट एनर्जीज। ऐसी एनर्जीज जो मोशन से डेवलप हों उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
potential energy that matter occupies because of its location, arrangement and position, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। खुद को इनर्शिया में रखना, खुद को स्ट्रांग रखना, खुद का मोमेंटम बनाए रखना भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी ऑफ पोजीशन, फॉर एग्जांपल वाटर बिहाइंड अ डैम, वाटर बिहाइंड अ डैम, केमिकल एनर्जीज, गैस। ठीक है, what is thermodynamics? The study of energy transformation that occur in a collection of matters. एनर्जी का बदलना, एनर्जी का गुम होना, एनर्जी का चेंज होना, एनर्जी का डिसअपियर होकर दूसरी शेप में अपेयर हो जाना, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मो हीट, डायनामिक्स मोशन, हीट मोशन। टू लॉज है इसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ तो सबको पता होगा, फिंगर टिप्स पे होगा। पवन, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Amount of heat energy given to the system. Amount of heat energy given to the system? No. Energy couldn't destroy, but it changed Ma'am, work done in from change in energy. from one form to second form. Exactly. So Pavan, मैम वो First जिस law तरह of लॉ ऑफ thermodynamics. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है उसी तरह है ना फर्स्ट लॉ भी? जी ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। एक एनर्जी को, कुव्वत को हम खत्म नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलती जाती है और इस तरह जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। दिस मीन दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन प्रोड्यूस, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी एक काम करते हुए मैं जितनी एनर्जी वेस्ट करूंगी दूसरी फॉर्म में वो मेरे एनवायरनमेंट में मिल चुकी होगी। ठीक है, तो एनर्जी कैनॉट बी कांस्टेंट, इट कैन बी अ कांस्टेंट, इट कुड बी अ कांस्टेंट, इट ऑब्वियसली कांस्टेंट। अल्लाह ताला ने इसको बराबर रखा है, बैलेंस में रखा है। दिस फर्स्ट लॉ इज नॉट मच हेल्प बट प्रिवेंट अ मेल्टिंग आइस क्यूब फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली रिफ्रीजिंग। फर्स्ट लॉ इजंट हेल्प टू सॉल्व अ सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि व्हाई आर मेल्टिंग आइस क्यूब्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली रिफ्रीजिंग? मेल्ट होता हुआ आइस क्यूब फौरन से रिफ्रेज क्यों हो जाता है, या बर्फ बाहर रखते ही मेल्ट क्यों हो जाती है? व्हाई डजंट वाटर फ्लो अपहिल? पानी पहाड़ों के ऊपर क्यों नहीं चढ़ता, नीचे ही क्यों आता है? These are the universal fact and these universal fact depends only on the energy conservation. Down to the hill there is an power, and which power is gravity. Gravity is a force, is inertia, potential energy which used to attract water to come down, not going to uphill. The energy of the system and its surrounds won't change if it does not occur. What is driving force? अगर के सिस्टम्स की जो एनर्जी है जो उसको सराउंड की हुई होती है वो बदलती नहीं है तो फिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है? अगर सिस्टम के सराउंडिंग की एनर्जी बदलती नहीं है तो सिस्टम चल कैसे रहा है? That's why the first law of thermodynamics is failed. Just second law proved all the problems. Like second law helped resolve the problems. Only those events that result in a net increase in disorders will occur spontaneously. हमेशा हाथ से कामयाब हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली होने वाली चीजें ही कामयाब रहती हैं। जैसे न्यूटन के सर पे गिरा था एप्पल, सेब गिरा था ना उसके सर पे, उसने 3 लॉ बना दिए और अब दुनिया उस लॉ के ऊपर चल रही है। तो हमेशा होने वाले हाथ से जिंदगी बना जाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी तरह शेप में आ गया। कैसे? ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आर इनएफिशिएंट। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनएफिशिएंट होती हैं बिकॉज एवरी रिएक्शन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एंट्रोपी
What is entropy? Here is a definition of entropy. Entropy को read कौन करेगा? Athruba. Athruba बेटा, what is entropy? Athruba, what is entropy? Yes. बेटा इस definition को read करो. Which is written here in a blue color. The amount of disorder in a system. Yes, the amount of disorder in a system. Yes, Natasha. That's right. कैसे? कोई भी काम होते हुए जो फ्लॉ होती हैं, जो गलतियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मिसमैनेजमेंट होती है, उसे एंट्रोपी कहते हैं. कोई का काम परफेक्ट नहीं होता. Every human have a flaws. Agree? Every system have a flaws. हर काम करते हुए कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है, कुछ ना कुछ चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं एंट्रोपी. All the energy transformations are insufficient because every reaction results in an increase of entropy and the loss of usable energy as a heat. Second law of thermodynamics ने बताया it doesn't perfect that the every energy convert into a second form is truly a perfect. No. Somehow energies, somehow flaws, somehow mistakenly loss of energy happened. Some energy get unusable. Some energy get lost from our reaction. And that problem and that mistake is known as entropy. The amount of disorder in a system is entropy. ठीक है? तो जो गलतियां, जो मिस्टेक्स, जो एनर्जी हम जाया कर देते हैं, वो एंट्रोपी कहलाती. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जब ये बात हमने रखी अपने सामने, तो हमें पता चला कि कोई भी रिएक्शन परफेक्ट नहीं है. मैं 100 उस पे सेल्सियस पे जाकर अगर वाटर को बॉयल करती हूँ 100 सेल्सियस पे, तो वो एवापोरेट हो जाता है गैस की फॉर्म में. अगर मैं उस गैस को कलेक्ट करूं तो क्या जितने लीटर मैंने वाटर रखा था मुझे उतने ही लीटर मिलेगी गैस? ऐसा है? नो मैम. नो बेटा, नहीं है. क्यों? उसमें से आधे से ज्यादा तो हीट की फॉर्म में हमारा वाटर लॉस हो गया, हमारा वाटर चला गया हीट की फॉर्म में. तो वो जो नुकसान हुआ ना, वो एंट्रोपी है. तो सारी एनर्जी जो रिएक्शन में गई, सॉरी, सारी एनर्जी जो क्या कहते हैं दूसरी साइड पे प्रोडक्ट होता है, इस तरफ क्या होता है जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं? रिएक्टेंट होता है वो. जी मैम. अच्छा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है? जी मैम. रिएक्टेंट, रॉ मटेरियल, कुछ भी, पर जो अमाउंट हमने लिया, रिएक्टेंट लिया, उससे जो प्रोडक्ट बना, जो उसके पीछे, उसके अंदर से वाटर निकला, हीट निकली, जो भी निकला, वो एंट्रोपी है, वो लॉस्ट हो गया. जब हमने इस लॉ के ऊपर काम किया तो हमें पता चला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन वो जो हीट की फॉर्म में जाती है ना बेटा, वो दोबारा सराउंड करके दोबारा हमारे अंदर एडजस्ट होती है, या कह सकते हो कि हम अपने अंदर उसको क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं. इट्स वेरी सून, 45 मिनट होने वाले हैं. व्हाट कैन सेल्स डू विद एनर्जी? सेल क्या करता है हमारी एनर्जी के साथ? सेल्स यूज एनर्जी फॉर केमिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क. केमिकल वर्क बेटा कौन सा होगा? जो हमारे सेल्स हार्मोन्स बनाते, हमारे वो सेल्स जो हार्मोन्स के जरिए काम करते हैं, वो केमिकल वर्क हो गया. मैकेनिकल वर्क, जो हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, वो उसका मैकेनिकल वर्क है. इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क, वो जो आयंस का इनफ्लो आउटफ्लो करवाते हैं ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क्स. ठीक है, हमारे सेल्स एनर्जी के साथ ये काम करते हैं. व्हाट कैन सेल्स डू विद एनर्जी? इन सम सेल्स as much as half of cell's energy output is used to transfer molecules across the cell membrane, a process called active transport. हमारे सेल्स को एनर्जी क्यों चाहिए होती है? सबसे पहला पॉइंट, और वो सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा, सेल्स को एनर्जी इसलिए चाहिए होती है
कि वो ट्रांसफर करवा सके मॉलिक्यूल्स की, राशन ला सके। एक कैरियर है, गाड़ी है, घर में खाना चाहिए, खाना लेकर आएगा। घर ने जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाया है, कचरा बनाया है, उसको बाहर फेंक कर आएगा। तो वो जो गाड़ी चलाएगा ना, वहां पे उसको एनर्जी चाहिए। Cell movements required energy and thousands of energy hungry chemical reactions go in every living cells in every second in every day. सेल की मूवमेंट में यूज होने वाली एनर्जी, इसे एनर्जी हंग्री केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। हर सेल में, हर सेकंड में, हर दिन हजारों दफा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे उसको एनर्जी की नीड होती है। द काइंड ऑफ एनर्जी सेल्स यूज इन केमिकल बॉन्ड एनर्जी, दे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। कैसी एनर्जी सेल्स यूज कर रहे होते हैं? वो होती है शेयर्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आने से, जाने से जो हीट निकलती है, एटीपी टूटता है, एडीपी से एटीपी बनता है, या एटीपी टूट के एडीपी बनता है, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनता है, या डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनता है। जो भी कन्वर्जन होती है जिसमें हीट चाहिए या हीट वेस्ट हो, यानी हीट यूज हो या हीट वेस्ट हो, वो सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स में। उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन चेन, इसलिए हम ज्यादा कंसंट्रेटेड है इस तरफ। सेल्स के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सर्जेनिक रिएक्शंस। एंडोजेनिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो केमिकल रिएक्शंस दैट रिक्वायर अ नेट इनपुट ऑफ एनर्जी। एंडोजेनिक रिएक्शंस बेटा ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। So chemical reactions that required a net input of energy, for example, for photosynthesis. Photosynthesis किसी ने सुना है? बहुत अच्छा मेथड है बेटा। गीतिका, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैम जो एनर्जी सनलाइट से मिले प्लांट्स को। प्लांट्स, एग्जैक्टली। जो हमारे प्लांट्स से एनर्जी बना रहे होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके, फोटोसिंथेसिस है वो। लाइट की रोशनी में जो बन रहा होता है, फोटॉन आया, उसने रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी और जी यूज हो गया। क्लोरोप्लास्ट होता है ना इसके लिए, मुझे बॉटनी याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। एक्सर्जेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। ऐसे रिएक्शंस जो कि एनर्जी को रिमूव करते हैं। ये ज्यादा अच्छे होने चाहिए ना, ये ज्यादा अच्छे होते हैं। अब देखो इसको उल्टा कर लो, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो हमारी ऑक्सीजन बनेगी, अब वो चीज जो कि ऐसे समझ लें कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल जो ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहा होता है, ठीक है, ग्लूकोज को लेता है, उसके साथ में ऑक्सीजन को मिलाता है, तो उसको तोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इसके रिएक्शंस में उसको जो मिलती है वो है एटीपी, और एटीपी मिलना बहुत जरूरी है। एटीपी निकलेगा तो फिर कहीं और जाके दूसरे काम में लगेगा ना, उसे कहते हैं एक्सोजेनिक रिएक्शंस। एंडोजेनिक रिएक्शंस जो कि एनर्जी को यूज करें और रिएक्शन हो। एक्सोजेनिक रिएक्शन जो कि रिएक्शन हो तो एनर्जी निकले। अब आपको बात समझ आई एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक की? एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक को कौन मुझे और क्लियरली समझाएगा? मारिया वाहिद। एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटा? मैम एंड्रोजेनिक जिनमें एनर्जी जो है वो यूज हो, ठीक है, और जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया जिसमें प्लांट्स जैसे कि एनर्जी जो है वो लेते हैं फ्रॉम सनलाइट। बिल्कुल ठीक, गुड। यस मैम। और एक्सोजेनिक जो है जिनमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक हो गया, गुड मारिया। सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स क्या होते हैं? Anabolism, catabolism, metabolism. Cells use thousands of different chemical reactions. This is what is referred to be as the term of metabolisms.
सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स किस तरह की होती हैं? जनरल मेटाबॉलिज्म्स 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। वही बात हो गई, फॉर्मेशन होना और ब्रेक डाउन होना। कैटाबॉलिज्म विच ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स रिलीज द एनर्जी। तो मैं कह सकती हूँ कि एक्सोजेनिक रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म्स होते हैं, ऐसा ही है? एक्सोजेनिक रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म्स होते हैं। यस मैम। क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और टूटते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज कैप्चर्ड इन द बॉन्ड ऑफ एटीपी, और अब जो वो एनर्जी को निकालेंगे वो एनर्जी एटीपी होगी। ठीक हो गया। एनाबॉलिज्म विच यूज एनर्जी, तो ये कौन से रिएक्शंस होंगे पवन? जी मैम, एनाबॉलिज्म कौन से रिएक्शंस होंगे? एक्सोजेनिक रिएक्शन। एंड्रोजेनिक रिएक्शंस, गुड। एक्सोजेनिक एंड्रो बेटा एनर्जी यूज कर रहे हैं। नहीं मैम, एक्सोजेनिक। सॉरी, ठीक। Anabolism which use energy from ATP to synthesize large molecules including macromolecules। तो एंड्रोजेनिक हो गया एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म हो गया एक्सोजेनिक। एनाबॉलिक पाथवेज कौन से होते हैं? इनकी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें बात समझ आ जाएगी। यही फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक पाथवेज है, यानी एंड्रोजेनिक। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं वो कैटाबॉलिक पाथवेज है, यानी कि एक्सर्जेनिक रिएक्शंस। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। यूनिवर्सल एनर्जी, इंसान हो या जानवर, पौधे, सब किस पे चल रहे हैं? एटीपी पे। एटीपी यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स है हमारी सारे लिविंग थिंग्स की। कीड़े मकोड़े, चुरिंद परिंद, जानवर, पौधे, बॉटनी, zoology एंड एनेटमी, सब किस पे चल रहा है? आपका एटीपी पे। Most cell processes use the same energy source, the rechargeable energy carrier, adenosine triphosphate। rechargeable इसको क्यों कह रहे हैं? Why it's called rechargeable energy carrier? बहुत ही अच्छी बात है, जनता बताएंगे हमें। जनता, इसको हम rechargeable energy carrier क्यों कह रहे हैं? मैम ये दोबारा मतलब चार्ज होने की इसमें एबिलिटी हो। और ये दोबारा चार्ज कैसे होता है? मैम एनर्जी को जब हम लें तो। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है हम एटीपी को एडीपी बना देते हैं, उसमें से एक फास्फेट को रिलीज करते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। और जब हमें एनर्जी बचानी होती है, हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसी एडीपी को, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को, रिएक्शन से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना देते हैं और वो फिर से चार्ज होके हमारे पास स्टोर हो जाता है। एडीपी से एटीपी होना रिचार्जेबल है। ठीक हो गया? समझ आया बेटा? यस मैम। मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा। बेटा एडीपी बन जाता है ना, एटीपी को जब हम यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन जाता है, एडीपी। 1 मिनट में मीटिंग